अब तक आपको इंडिया में किसी ने भी नहीं दिखाया। सॉरी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यस, ये है दुनिया का सबसे पतला फोल्डिंग फोन जो इस एनवेलप के अंदर आ सकता है। लेकिन ओप्पो ने इतना पतला फोन बनाया कैसे? एक बार इस फोन को देखो। ये सैमसंग का Z Fold 6 है। 6 साल से सैमसंग फोल्ड्स बना रहा है, लेकिन इनका कुछ ऐसा दिखता है। तो ओप्पो ने इससे भी कम टाइम में ये फॉर्म फैक्टर कैसे अचीव किया? अक्सर जिस फोन में जितनी बड़ी बैटरी होती है उसकी मोटाई उतनी ज्यादा होती है, लेकिन इस फोन से इसके अंदर 1200 mAh बैटरी ज्यादा है। हम ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले डब्बा देखते हैं। इसके डब्बे के ऊपर टेक्सचर बना हुआ है और ये बिल्कुल PS4 जैसा दिखता है। अंदर इन्होंने 80 वोल्ट का चार्जर भी दिया है, एक टाइप A to C वाली केबल है, बैक कवर है और भाई ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है यार। सिम इजेक्टर पिन, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन। बाकी मैं इस फोन को देख के टोटली हैरान हूं। लोगों का क्या रिएक्शन होता है मुझे सच में जानना है। लेट्स गो। दोनों को देख के बताओ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लग रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है? डिजाइन मेरे को सैमसंग से ज़्यादा अच्छा डिजाइन इसका लगा, ठीक है। मटेरियल सैमसंग का ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को सबसे पतला ये लगा, ये फोन ज़्यादा बेटर होगा। अभी अगर लेना होगा तो मैं ये लूंगा। क्यों? थोड़ा सा पतला फोन है, हाथ में रखने में मजा आ रहा है। और अगर लुक की बात करूं तो भी थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। भाई ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाथ में पकड़ने जो इन हैंड फील है ना, इसकी काफी प्रीमियम से लग रही है। फोल्ड होने के बावजूद भी इसकी साइज 8.9 mm है, ऑलमोस्ट एक आईफोन जितनी। और भाई कुछ फोन तो इससे मोटे भी हैं, Xiaomi 15 अल्ट्रा। बाकी Samsung Fold 6 से ये पतला तो है ही, खुलने के बाद ये बड़ा भी हो जाता है साइज में। राइट साइड में यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है और ये भी काफी पतला है मेरी उंगली से। बाकी राइट साइड है वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, यहाँ लेफ्ट साइड अलर्ट स्लाइडर भी है। और आप लोग ये नोटिस करोगे कि ये बहुत ही ज्यादा पतले बनाए गए हैं इस एक फोन के लिए। और यहाँ जो टाइप सी पोर्ट दिया है, ऐसा आपने अब तक किसी और फोन में नहीं देखा होगा। इन्होंने इसके ऊपर एक पेपर पे लाइन ड्रॉ करोगे उतनी सी ही लाइन छोड़ी है। अब ये जादू इन्होंने किया कैसे वो बताता हूं। देखो, ये है इस फोन का टाइप सी पोर्ट, ये है किसी नॉर्मल फोन का टाइप सी पोर्ट, और इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो इन्होंने निकाल ही दी है। जैसे किसी भी फोन के छेद के अंदर एक जैक होता है, इसका ढांचा पूरा ही एक जैक, और खोलने के बाद ये 4.2 mm का हो जाता है। इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाता हूं कि ये कितना ज्यादा पतला है। ये ऑलमोस्ट 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क से भी पतला फील हो रहा है। अब इसके साइड बाय साइड सिक्के रखते हैं, देखते हैं सच में ये कितना मोटा है। 1 2 3, ये 3 सिक्कों की साइज में आता है लिटरली। ये देखो, एक नॉर्मल स्कूल की फाइल है, इसके अंदर ये फोन डाला मैंने एंड, और भाई इसको बीच में ब्रेकर भी फील नहीं होगा, देखना कितना स्मूथली जाएगा। डन, एंड दिस इज द फाइनल वन गाइस। बाकी इसके अंदर 8.12 इंचेस की एक ओलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और साथ ही में डोल्बी विजन को भी लेके आती है। और इस बार डिस्प्ले में सैमसंग नहीं ओप्पो खेल गया, ज्यादा बेटर डिटेल्स, ज्यादा वाइब्रेंट डिस्प्ले ओप्पो की है। और इन्होंने भाई वॉलपेपर वगैरह इतने अच्छे से कस्टमाइज कर रखे हैं। देखो, मैं इसको खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, कितना प्यारा लग रहा है ये एनिमेशन। ओप्पो ने क्रीज को गायब करने में काफी कमाल काम किया है, उंगली से काफी कम फील होती है। मैंने Fold 6 के ऊपर ये पेपर रख दिया है, अब आपको क्रीज ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये Fold 6 है, इसकी बीच वाली लाइन देखो यहाँ पे कितनी मोटी है जो आपको व्हाइट से दिख रही है, लेकिन N5 के अंदर ये बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही। लेकिन हिंज के मामले में मुझे ओप्पो पे थोड़ा सा डाउट है, देखते हैं मैक्सिमम कितने डिग्री पे रुक पाता है। भाई 160 डिग्री भी पार कर दिया इसने, और 170 पे रुक रहा है भाई ये तो। वाओ सैमसंग। और मिनिमम भी भाई 10 डिग्री तक जा सकता है ये। और अब मैंने लिया है ओप्पो, भाई ये 120 डिग्री पे भी नहीं रुक रहा। देखो ये 120 डिग्री है, मैंने इसको छोड़ा, ये लो, और 120 तो मैंने ज्यादा बोल दिया भाई, 110 पे देखते हैं। मिनिमम में ये ज्यादा 10 भी जा रहा है भाई। ओप्पो का ये आउटर डिस्प्ले 6.62 इंचेस का है और ये एक फुल HD प्लस पैनल है। वहीं सैमसंग के अंदर आपको 6.3 इंचेस का मिलता है और ये एक HD प्लस पैनल है। और सिर्फ साइज की बात नहीं है, इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो किसी एक नॉर्मल फोन की तरह है, तो हर बार आपको इस फोन को खोल के चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई एक बार इसका साउंड सुनो, अब एक बार सैमसंग को सुनना। फोन को पतला बनाने के चक्कर में इन्होंने स्पीकर्स को भी बहुत छोटा किया है। साथ ही फोल्डिंग फोन्स के साथ दो और चीजें मैटर करती हैं, एक है मल्टीटास्किंग और दूसरी है AI। सबसे पहले मल्टीटास्किंग आपको ओप्पो में दिखाता हूं। जैसे आपने एक क्रोम खोला हुआ है, अब आपको ऐसे डबल फिंगर स्वाइप करनी है और ये डबल स्क्रीन खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखो नोट्स खोल लिए, 2 चीजें खुल चुकी हैं। अब सोचो आपको तीसरा पेज और खोलना है, ऐसे आपको ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे छोड़ देना है, अब 3 खुल गए, ठीक है। अब सोचो किसी एक चीज को आपको बड़ा करना हो, यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो और फुल स्क्रीन यहाँ से कर दो। और अब अगर मुझे ऊपर वाले को भी एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे अगेन मैं ट्रिपल डॉट पे जाऊंगा और ये एक्सपेंड, अब ये इधर की तरफ खुल चुका। अब देखो ये इधर 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 हर जगह। अब देखो एक ही बार में 3 चीजें खुल गई, एक के ऊपर स्टडी मटेरियल, दूसरे में बाबू सोना और तीसरे पे हमारा सब्सक्राइब बटन दबाना। और वहीं सैमसंग के अंदर देखो, सोचो आपने एक क्रोम खोला और उसके बाद आपको साइड से ऐसे स्वाइप करना है, ये डबल स्क्रीन हो गई। अब आपको अगर तीसरी खोलनी है तो आपको ऐसे नीचे से कोई लेके आना होगा और यहाँ पे ऐसे खोल सकते हो, लेकिन यहाँ आप उतने अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, आपको 2 स्क्रीन ऐसे ही यूज करनी होंगी। बाकी अभी मैं आपको ओप्पो के AI फीचर्स दिखाता हूँ। आप अगर फोटोज में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये 4-5 ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे आप इमेज की क्वालिटी एनहांस कर सकते हो, AI इरेज कर सकते हो, अनब्लर कर सकते हो, और इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह AI से समराइज करने का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। और ये AI की रेस डेफिनेटली स्टार्ट सैमसंग ने की थी, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और डेफिनेटली AI में एडवांटेज सैमसंग के पास ही रहेगा। और ओप्पो के अंदर आपको O+ फीचर भी मिलता है, जिससे आप अपने आईफोन की फुटेज को ट्रांसफर कर सकते
सकते हो और इसकी फुटेज को उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर आपने सेम अकाउंट लॉगिन करा हुआ है तो आप अपने मैकबुक को अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो और ऐसे टेढ़ा करके उसको ट्रैक पैड की तरह भी यूज कर पाओगे। और सैमसंग के अंदर मिलता है आपको सैमसंग डेक्स। इसमें आप अपने फोन को कंप्यूटर बना के बड़ी स्क्रीन पे यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के वन UI या फिर ColorOS दोनों ही बहुत रिफाइंड प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं फोल्डिंग्स के साथ। और अगर आप सोच रहे हो कि इतना पतला फोन है तो परफॉर्मेंस में डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर डाला है स्नैपड्रैगन 8 Elite। बाकी इसके अंदर LPDDR5X बेस्ड रैम है, UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज। बाकी ये वाला सेम प्रोसेसर हमने मोटे-मोटे फोन्स के अंदर देखा हुआ है जिनके अंदर थर्मल्स के लिए बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं, लेकिन इतने पतले फोन के अंदर वो सारी चीजें कैसे? तो इन्होंने एक CPU कोर कम करा है हीटिंग को मैनेज करने के लिए। बाकी जब आप इसकी आउटर डिस्प्ले के ऊपर गेमिंग करोगे तो बिल्कुल ही नॉर्मल फोन वाला एक्सपीरियंस है। ऐसे लगता ही नहीं है कि आपने एक फोल्डिंग फोन पकड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत भी कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। भाई मार दिया। लेकिन हो सकता है कि छोटी डिस्प्ले से मुझसे कोई इंसान बच जाए, लेकिन अब कैसे बचेगा? यस ओ भाई क्रेजी, भाई क्रेजी। देखा मार दिया ना। एक्चुअली इतने पतले फॉर्म फैक्टर के साथ इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अचीव करना बहुत बड़ी बात है और यहीं से मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने ये किया है। तो इन्होंने मेजरली 5 चीजों का यूज किया है इस फोन को पतला बनाने के लिए। सबसे पहले ग्लास का यूज नहीं किया, बैक में प्लास्टिक का यूज किया जिसकी वजह से ये पतला और हल्का हो पाया है। दूसरा, इन्होंने सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी का यूज किया जो छोटे साइज के अंदर ज्यादा कैपेसिटी देती है। तीसरा, इसकी हिंज ऐसे टाइटेनियम अलॉय से बनी हुई है जो बोइंग और मार्स रोवर में यूज होती है जिसकी वजह से ये इतना पतला और हल्का बन पाया है। फोर्थ, मदरबोर्ड को सिर्फ इस एक फोन के लिए अलग से रिडिजाइन किया गया है, साथ ही में जो कंपोनेंट है उनकी साइज भी छोटी करी गई है। साथ ही में ये टाइप सी पोर्ट, इसको भी इस एक फोन के लिए अलग से रिडिजाइन किया गया ताकि साइज कम की जा सके। पतले से फोन के अंदर है 5600 mAh की बैटरी और ये 80 वोल्ट का चार्जर। हमने इस फोन को आराम से एक दिन चलाया है हैवी यूजेस में भी, जिसके अंदर 50-100 बार तो भाई इसको ऐसे खेलने वाली चीजें भी शामिल थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी की चीज ये है कि इस फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है 50 वोल्ट की, और वायरलेस चार्जिंग के लिए अलग से चार्जिंग कोयल लगानी पड़ती है यहाँ पे। बाकी भाई कैमराज में इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का ही 3x टेलीफोटो इन्होंने यूज कर रखा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और पेरिस्कोप में कितना स्पेस चाहिए होता है ये आपको पता ही है, उसके बावजूद भी इसके अंदर डाल दिया इन्होंने भाई। बाकी इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, ये 4K 30 FPS में फ्रंट से शूट कर सकता है और 4K 60 FPS में बैक से। लेकिन फोटोज आती कैसी हैं वो आपको दिखाता हूं। डे लाइट में सैमसंग के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेट करने की कोशिश करता है पिक्चर्स को, लेकिन वहीं अगर जूम की बात करूं तो ये आराम से फोल्ड 6 को पीछे कर देता है। उसके अंदर 30x आता है और इसके अंदर 120x आता है। बाकी अगर पोर्ट्रेट फोटोज की बात करूं तो दोनों के अंदर ही बहुत अच्छे फोटोज आते हैं, लेकिन एज डिटेक्शन स्लाइटली सैमसंग का ज्यादा बेटर है। और अगर बात करें अल्ट्रा वाइड की तो फील्ड ऑफ व्यू में ज्यादा कवर करता है सैमसंग और डिटेल्स भी ओप्पो के कंपेयर में बहुत अच्छी आती हैं। और सेल्फी भी चलो आपको लेकर बता देता हूं दोनों ही फोन से साइड बाय साइड। देखो यहाँ पे डेफिनेटली टेंपरेचर का फर्क है। सैमसंग थोड़ी सी वार्म पिक्चर्स क्लिक करता है, ये थोड़ी सी कूल पिक्चर्स क्लिक करता है, लेकिन सैमसंग की पिक्चर्स पहली नजर में ज्यादा पसंद आती हैं। और वीडियो भी आप इनकी साइड बाय साइड देख सकते हो। स्टेबलाइजेशन में, डिटेल्स में सैमसंग ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू N5। और फोल्डिंग फोन्स यूज करने का एक और मेजर फायदा होता है, सामने वाला अपना प्रीव्यू देख सकता है कि फोटो आ कैसी रही है। थोड़ा प्रीव्यू आपको ओप्पो में बड़ा दिखाई देगा, लेकिन दोनों ही फोन ही दिखा सकते हैं। और अगर आप फोन को ऐसे आधा फोल्ड कर देते हो तो नीचे का कंट्रोल पैनल बन जाता है जिससे आप सारे का सारे कंट्रोल सामने देख सकते हो। और अब अगर बात करें कंक्लूजन की तो भाई डेफिनेटली ओप्पो ने बहुत कमाल की इंजीनियरिंग दिखाई है इसके अंदर। इतने पतले फॉर्म फैक्टर के साथ साथ इन्होंने जो प्रैक्टिकलिटी दी है वो सैमसंग से ज्यादा बेटर है। सारे कंपोनेंट्स को रिडिजाइन करके इतना अच्छा फोन बनाना और